मुझे लगा था पापा ज़िंदा होंगे, हम बहुत कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हम पापा को बचा लेंगे। लेकिन उसके आगे था एक मुर्दा खाना। जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने जब कपड़ा हटाया तो मेरे लिए जो सदमा था ना, स्टिल मैं उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। कि आपको पता है राना अंजम याकूब यूसी 226 से तरीके इंसाफ से मैंने इलेक्शन प्रोटेस्ट किया। इलेक्शन से पहले भी जैसा कि मुझे अगवा कर लिया गया, इसी तरह एक पास्टर साहबान की फैमिली और पास्टर साहबान मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने एक बंदे को 15 लाख रुपया दे दिया है मुझे जान से मारने के लिए। मेरे पापा कहते थे पीटीआई इंसाफ की जमात है, उनको नून लीग से पहले टिकट ऑफर हुआ, उन्होंने वो टिकट रिजेक्ट करके, तब नून लीग जो थी वो बाइख्तियार थी, उन्होंने वो टिकट रिजेक्ट करके पीटीआई का, क्योंकि उन्हें इस बात पे यकीन था जिस इंसान ने 22 साल से मेहनत की है क्या वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता। और आज हमारे साथ जो हुआ है और हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आए दिन हमारे माशरे में ऐसे ऐसे मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं कि जिनका अजाला करना मेरा नहीं ख्याल आसान होगा। आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, साथ इनकी बेटी मौजूद हैं। इनके खावंद यानी कि जो इनके वालिद हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है आज से 3 से 4 माह कबल। और उनका ताल्लुक़ कोई आम इंसान वो नहीं थे, पॉलिटिशियन थे, सियासतदान थे और उनका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से था। जी हाँ, पीटीआई के नामज़द चेयरमैन थे। और अलीम खान, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, आप तस्वीरें देख रहे होंगे, इमरान खान के बहुत करीबी साथी थे जिनको कत्ल कर दिया गया। और ये तब्दीली की हुकूमत, ये तब्दीली के दावेदार जो हुकूमत है, जिसने कहा था कि हम आम पाकिस्तानी को इंसाफ देंगे, ये अपनी पार्टी वर्कर को, अपनी पार्टी के चेयरमैन को इंसाफ नहीं दिलवा सक रही। इवन के किसी भी पार्टी रहनुमा ने आकर इनकी बीवी या इनकी बेटी या इनके बेटों से अफसोस तक नहीं किया। और ये पिछले 4 महीनों से अदालतों से चक्कर काट रही हैं, अदालतों के चक्कर काटी जा रही हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताएं कि कत्ल किसने किया, वो लोग कौन थे, पुरानी दुश्मनी थी या सियासी दुश्मनी थी? जी 4-5 सालों से उनके साथ ना झगड़ा चल रहा था मेरे हस्बैंड का। वो धमकी 2-3 दफ़ा उन्होंने पहले भी दी थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। इस बार जो है ना रिकॉर्ड हो गई थी। तो वो फिर अंजुम फैक्ट्री थाने में गए थे पर्चा कटवाने, उन्होंने नहीं लिया। फिर वो ना हाई कोर्ट में बाई की रिट उन्होंने की थी। वो लोग थे कौन? सियासी लोग थे या कोई वैसी ही दुश्मनी? सियासी तो मेरे हस्बैंड थे, वो कह लें कि क्रिश्चियन थे, उनका एजिक टीवी था और उन्होंने कत्ल करवाया। हमने उन्हें घर गिरव दिया था, हमारे घर पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे, तो हमने दोनों ने मिलके उनको घर से फारिग किया। उनके दिल में यही थी दुश्मनी और उसी की वजह से इन्होंने ना कत्ल करवाया। एक तो ये था कि वो सियासी थे, तो सियासी भी कुछ इनके साथ हसद कह लें कि लोग करते हैं सियासी लोगों से। आपको पता सियासत करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और कह लें कि वो सियासत में जब आए पहले ही ये लोग जलते थे, कुछ क्राइसिस आए तो हमने इनको घर दिया, लेकिन ये बेईमान हो गए थे हमारे घर पर। मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि आपने अपना घर इनको गिरवी दिया और बाद में उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसके बाद आपने उनको निकाल दिया, तो उसकी मज़ाहमत में 5 साल से दुश्मनी चल रही थी। जी, हाँ जी, वो ना मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर्टी का कोरोना की वजह से भी काम बंद हो गया था और कह लें कि राणा साहब ने सियासत में इतने पैसे लगाए थे, सारा जितना भी पैसा था ना यूसी 226 में जब इलेक्शन हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने ही सारा पैसा लगाया था। यहाँ तक कि एजाज़ चौधरी को पता है, हमारे घर वो आए हुए हैं, हमारा क्या माहौल था, हम कैसे थे। कह लें कि मेरे हस्बैंड को खुदावंद ने बड़ी बरकत दी थी, रिच थे हम। अभी भी शुक्र है खुदा का, लेकिन इन्होंने हमें खोखला करके मेरे हस्बैंड का कत्ल भी करवा दिया। और देखें दुख की बात यह है कि पार्टी ने आके कोई ऐसा जैसे एजाज चौधरी हो गया, चौधरी सरवर हो गया, किसी ने नहीं आके पूछा। शनीला रूत को मैंने वीडियो भेजी, ये धमकी वाली जो कॉल थी उसकी वीडियो बन गई थी, तो वो मैंने भेजी तो उन्होंने ना कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। और कह लें कि वो उनके भी करीबी थी, शनीला रूत हमारे भी करीबी थी। आपने पार्टी रहनुमाओं से रब्ता करने की कोशिश की? जी, मैंने बिल्कुल चौधरी एजाज से
किया था, एजाज चौधरी से रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने कहा था मैं शनीला रूत को कहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि जब धमकी वाली कॉल आई थी उसने तब नहीं कुछ किया, तो अब उसने क्या करना है हमारे लिए। ये गालिब मार्केट वाला जो एसएसपी है, वो कह रहा था कि कुछ आपके ही कोई वज़ीर वुज़रा है, उनकी सिफारिश आ रही है इनकी तरफ से। तो ये घर अब आपका रेंट पे है, पहले आपका अपना घर था और मैंने सुना है कि आपने प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा सेल आउट कर दी है इन्हीं कोर्ट कचहरियों के चक्कर में। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं क्या कितने पैसे अब तक लगा चुकी हैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर में और आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा? मैं जब भी जाती हूँ आपको पता है हर चीज़ में खर्चा तो आता है। ज़ाहिर है मेरे तो बच्चे भी स्कूलों में नहीं जा रहे। सिर्फ़ इन्हीं के डर की वजह से मैंने बच्चे भी अंदर बंद किए हुए हैं। खुद भी मैं परेशान हूँ। लेकिन ये है कि आप वो कह लें ना जिस पे गुज़रती होती है ना वो बंदा ही जानता है, दूसरे को नहीं पता होता है इस पे क्या गुज़र रही है। बेटा आपकी उम्र भी 17 साल है, आप भी समझदार हो। जब आपने सुना आपके वालिद का कत्ल हो गया और अब आप थाने कचहरियों में इस उम्र में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको जाना पड़ेगा और आप जा रही हो। तो क्या आपको महसूस होता है कि जिस आपके वालिद ने जिस पार्टी के लिए इतना अपना टाइम लगाया, आज कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा? अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, तो जब कत्ल का मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं आया कि जब मतलब मैं हॉस्पिटल्स नहीं गई, ठीक है? तो मैं जब गई जनरल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ना सबसे पहले एक आईसीयू की वार्ड आई, तो मुझे लगा था पापा ज़िंदा होंगे, हम बहुत कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हम पापा को बचा लेंगे। लेकिन उसके आगे था एक मुर्दा खाना। जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने जब कपड़ा हटाया तो मेरे लिए जो सदमा था ना, स्टिल मैं उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। और मैंने बहुत कहा कि मेरे पापा पीटीआई के मेंबर हैं, पीटीआई के लिए मेरे पापा ने बहुत कुछ किया। जवेरिया अब्बासी ने इंटरव्यू लिया, फिज़ा बुखारी ने इंटरव्यू लिया पापा का, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी शोहरत थी। एक तो इन लोगों को पापा की शोहरत से जेलसी थी और दूसरा ये घर वाला मामला। शोहरत भी इस तरह क्योंकि ये लोग भी क्रिश्चियन पार्टी थी, हम लोग भी, और मोस्ट फेमस क्रिश्चियन पार्टी थी। पापा पॉलिटिक्स में थे और ये लोग जो थे इनका मतलब दुआ वगैरह करना ये सब कुछ। पापा के भी फॉलोअर्स थे, इनके भी फॉलोअर्स के। इनको इस बात की जलन थी कि अ, इसका क्यों है, हम लोग अकेले क्यों नहीं है, ठीक है? इस वजह से इस बुनियाद पर और घर की बुनियाद पर इन लोगों ने बड़ी इनसल्ट फील की कि हम लोग इतने अमीर हैं, हम लोगों को इन्होंने घर से क्यों निकाला है। और जो निकाला था वो एक तो इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी और सेकेंडली ये लोग घर को कमर्शियली यूज़ कर रहे थे। क्योंकि देखिए दिलकुशा गार्डन में है घर और वो तो रहने की जगह, कमर्शियली हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो ये लोग उसे कमर्शियली यूज़ कर रहे थे। और इंसाफ जहाँ तक है ना, मैं दुआ करती हूँ और इंसानियत है। अगर आज तक आज एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हम लोगों को बहुत मायूस किया है, उनके साथ मिली भगत करके उन्होंने बेगुनाह लिख दिया। मैं आपको कुछ प्रूफ भेजूँगी, अगर आप वो एप्लीकेशन पढ़ें तो। और ये जो हम लोगों को देख रहे हैं वो ये एप्लीकेशन पढ़े तो ना ये बात साफ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने अदालत में हमारे सबूत पेश ही नहीं किए, उसने जस्ट उनको बेगुनाह कर दिया, ठीक है? ठीक है, हमें 1, 2, 4 लोग बातें सुनाएँगे कि तुम लोगों ने इतना सब कुछ किया, पीटीआई ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। लेकिन आज ये जो लोग देख रहे हैं, वो ये बात सोचें कि पीटीआई अगर अपने कारकुन को इंसाफ नहीं दिलवा सकती, वो किस तरह। मेरे पापा कहते थे पीटीआई इंसाफ की जमात है, उनको नून लीग से पहले टिकट ऑफर हुआ, उन्होंने वो टिकट रिजेक्ट करके, तब नून लीग जो थी वो बाइख्तियार थी, उन्होंने वो टिकट रिजेक्ट करके पीटीआई का, क्योंकि उन्हें इस बात पे यकीन था जिस इंसान ने 22 साल से मेहनत की है क्या वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता। और आज हमारे साथ जो हुआ है और हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कचहरी के बाहर कत्ल हुआ, उस टाइम कचहरी की पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया, और आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हम लोगों के साथ इस तरह कर रहा है। गालिब मार्केट वाला एसपी कहता है कि जिन लोगों ने आपके पापा को कत्ल करवाया है, क्या आप उन लोगों के जो फॉलोअर्स हैं उनसे भी लड़ लोगे? तो जी बिल्कुल हम लोग लड़ लेंगे, हमें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम एक बहुत एक मजबूत इंसान के बच्चे हैं और हम भी आगे से मजबूत ही हैं। आप इनका इधर से देख लें कि ये लोग कितने बाअसर है। मोस्टली लोग हम लोगों से पूछते हैं कि जब आपको ये थ्रेड कॉल आई थी, इससे पहले भी थ्रेड कॉल आई हैं लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ये जब थ्रेड कॉल आई तो वो था फ्राइडे, ठीक है? शाम को हम लोगों ने वीडियो बनाई, फिर सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाए। 2 डेज़ के गैप के बाद मंडे को पापा गए थाने, ठीक है, फैक्ट्री एरिया पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे उन लोगों ने कहा, पापा ने बोला कि इन लोगों ने मुझे इस तरह धमकी दी है, तो आप इनके खिलाफ एफआईआर काटें। वो लोग इतने बाइख्तियार है कि उन्होंने
एफआईआर नहीं कटने दी उस टाइम पे। और पुलिस ने भी यीफी चीफ पे फोर्स किया कि आप लोग फुला कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पापा ने मुझे, मामा को एक ही बात कही, अगर मैं इनसे फुला कर लेता हूँ तो क्या पता ये लोग फिर मुझे कत्ल करवा दें। और वही बात हुई। उसके बाद पापा ने 22 बी की रेड करवाई, ठीक है, और अभी वो इन प्रोसेस ही थी कि इन लोगों ने कत्ल करवा दिया। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के नाम पे बनी थी, वो इमरान खान को जो 22 साल स्ट्रगल करता रहा पाकिस्तान में इंसाफ की बुनियाद डालने के लिए, उनकी अपनी पार्टी के जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, वो कत्ल हो जाते हैं। और कत्ल होने के बाद अभी तक उनकी एफआईआर तो दूर की बात, कोई पार्टी का बंदा इनसे अफसोस करने इनके घर तक नहीं आया। और जिस पार्टी के लिए उन्होंने सर्व किया, बजाय कि इनका साथ दें, वो जो ओपोनेंट पार्टी है, जो वज़ीर मशीर हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, जो भी पार्टी के सीनियर रहनुमा, अगर कोई किसी तक ये वीडियो जा रही है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि होश के नाखून लें। जिन लोगों ने आपको मेहनत करके आपको इक़्तिदार के वानों तक पहुंचाया, उनकी बात सुने और उनको इंसाफ मुहैया किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।